स्वागत है एक बार फिर से केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल हमने पहले हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था। क्वांटम नंबर के बाद में हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ लिया था। वहाँ पे अपने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था कि परमाणु में उसमें 4 ऑर्बिटल होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। और उनमें अलग अलग जैसे s के अंदर एक 2 ऑर्बिटल होते हैं, 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल। p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। और d के होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे उस चीज के बारे में पढ़ेंगे, उस व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे कि सामने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी कि कोई भी परमाणु है, जैसे परमाणु ले लेता हूं मैं, कोई भी कार्बन ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कार्बन ले रखा है। यहाँ पे कार्बन परमाणु ले लिया। कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में कितने भरे जाएंगे, इस चीज की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक की बात करें तो कार्बन आता है 6 नंबर पे। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कार्बन 6 नंबर पे आता है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 6 है। 6 परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है कि इसमें 6 तो प्रोटॉन होंगे और 6 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना होता है किसी भी एटम का, उतने ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात करें यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे गए हैं? 1s2, 2s2 और 2p2। यानी कि 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक तरीका है इलेक्ट्रॉन भरने का, और इस तरीके को या इस व्यवस्था को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए, इसको बताने के लिए ओफ्बो सिद्धांत, ओफ्बो ने एक सिद्धांत दिया था, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। क्या था ये ओफ्बो सिद्धांत? कि किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। यानी कि कोई भी परमाणु है, चाहे किसी भी परमाणु को ले लो, कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कुछ भी, नाइट्रोजन, कोई भी परमाणु ले लो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने का जो क्रम है ना, वो क्रम क्या होता है कक्षकों में कि उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम है। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? वो सबसे कम ऊर्जा जिस कक्षक की होगी, सबसे कम ऊर्जा होती है वनस कक्षक की। यानी कि ओप्पो सिद्धांत क्या बताता है? ओप्पो सिद्धांत ये बात बताता है कि एक परमाणु है, उसमें कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा, वो क्रम इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा, उसके बाद में अधिकतम ऊर्जा वाले में या फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब अपने बात करें कि इसको ओप्पो सिद्धांत को कंप्लीट करने के लिए अपने पास 3 मेजर रूल है। वो 3 रूल कौन कौन से हैं उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। वो 3 नियम है। पहला है पाउली का अपवर्जन नियम, दूसरा है हुंड का नियम और तीसरा है n+l का नियम। तो सबसे पहले मैं बात करूं पाउली का अपवर्जन नियम, या इसको इंग्लिश में बात करें तो पाउलिस एक्सक्लूजन रूल भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या है कि 1925 यानी 1925 में पाउली का अपवर्जन नियम के नाम दे रखा है। ये पाउली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1925 में एक रूल बताया। वो रूल क्या था कि एक कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण सदैव विपरीत होता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि अरे एक कक्षक है ना, जैसे कि मैं बात करूं 1s की, चाहे मैं बात करूं 2s की, चाहे मैं बात करूं 2p की, एक कक्षक के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण सदैव विपरीत होगा, कभी भी एक जैसा चक्रण नहीं होगा। यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में उपस्थित है और वो दोनों ही क्लॉकवाइज घूम रहे हो या वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, हमेशा ही विपरीत होगा। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज अपने अक्ष पे चक्रण करेगा। जैसे कि अपन ने बहुत बार देखा है। इस प्रकार से अपने को क्या दिखाया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कार्बन की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले एग्जांपल को यहां यूज लिया है। सर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 भरे जाते हैं 1s में, 2 भरे जाते हैं 2s में और 2 भरे जाते हैं 2p में। तो ये देखिए कि हमेशा से इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? अरे कभी देखा है क्या इस प्रकार से
कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दर्शा रहे हो, नहीं देखा होगा आपने और ना कभी देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है और ये पाउली ने रूल बताया था, अपवर्जन नियम दिया था। इस नियम का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो होता है एक कक्षक में वो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। नेक्स्ट रूल की बात करूं मैं, हुंड का नियम। इसको हुंड की बहुलकता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंड की बहुलकता का नियम। बहुलकता का मतलब क्या हो गया? बहुलकता का मतलब ये हो गया कि युग्मन कब होगा, यानी कि बहुलक कब बढ़ेगा, है ना। तो देखिए इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों में जाएगा, तत्पश्चात युग्मन होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे कक्षकों में परमाणु के, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिक्त कक्षकों में जाएगा। ये तो अपने को भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन के कक्षक भरे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा उसमें, भरे हुए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे जा सकता है? इलेक्ट्रॉन रिक्त कक्षा में जाएगा, लेकिन कौन सी रिक्त कक्षा में जाएगा? समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों में जाएगा। यानी कि जब तक समान ऊर्जा के सारे कक्षक नहीं भरे जाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन का मतलब ये है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। युग्मन का मतलब हो गया कि दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर कक्षक पूर्ण रूप से भरा जा रहा है तो युग्मन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। चलो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं एटम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8 होता है। सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p4 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और 4 इलेक्ट्रॉन p में भरे जाते हैं। सर आपने अभी पाउली का अपवर्जन नियम भी दिया था और आपने बताया था कि चक्रण विपरीत होता है। 1s और 2s भर दिए, 1s और 2s भर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 1s और 2s, 1s की ऊर्जा क्या थी? समान थी और इसके जैसा ऊर्जा वाला कोई और कक्षक नहीं था, युग्मन हो गया। 2s की बात करूं तो 2s के समान ऊर्जा वाला और कक्षक नहीं था और युग्मन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन है अपने पास भरने के लिए 4 और कक्षक होते हैं p में 3। कौन कौन से? px, py और pz। और p कक्षकों की ऊर्जा होती है वो बिल्कुल समान होती है, तीनों p कक्षकों की ऊर्जा इक्वल होती है, px, py और pz। तो सर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पहले तीनों में जाएगा। सर आप तो बोल रहे थे एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अरे यही तो हुंड का नियम है, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, युग्मन होगा, लेकिन युग्मन कब होगा? जब समान ऊर्जा वाले कक्षक भर जाएंगे। अब यहाँ पे देखो px, py और pz ये समान ऊर्जा के कक्षक थे। अब इसमें एक तीनों में भरा गया। पहले भर तो अपने ऐसे भी सकते थे कि सर अपने को 4 ही तो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, क्यों गया जग में? अरे जग में इसलिए गया क्योंकि इन तीनों की ऊर्जा जो होती है ना वो समान होती है और यही हुंड की बहुलकता का नियम है कि जब ऊर्जा समान हो तो पहले रिक्त भरे जाएंगे, तो पहले तीनों में एक जाएगा। अब सर एक इलेक्ट्रॉन बच गया क्योंकि ऑक्सीजन के p में 4 होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्मन होगा और कौन से में जाएगा? px में जाएगा। py और pz में एक होंगे और px में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। ये है अपने हुंड का नियम या हुंड की बहुलकता का नियम। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं रूल नंबर 3 पे। ये एक सांप सीढ़ी जैसा गेम है और आपने बहुत बार देखा होगा। ये ऐसी सांप सीढ़ी सी बनी रहती है 1s 2s 2p3s 3p3s 4s। क्या है? क्या ये बेसिकली ये क्या है? n+l का नियम। सर ये n+l क्या है? ये है क्या n और l? अरे ये n और l पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास, देखना यही मिल जाएगी आपको, वीडियो पढ़ी है। क्या था? अरे सर ये l तो आपका था द्विवंशी क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? द्विवंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये n का क्या था? अरे सर n तो आपने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ये n और l क्या है? ये मुख्य क्वांटम संख्या n है और l क्या है? द्विवंशी क्वांटम संख्या। तो सर n+l का नियम, अरे नियम ये देखो, यह नियम ओक बोल ने दिया था। पहली बात तो सर ये नियम दिया किसने? n+l का। तो ये n+l का रूल जो था ये ओक ने दिया था, ओक ने बताया था। बताया क्या कि इसके अनुसार जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम हो वह पहले भरा जाएगा। यानी कि अपने पास बात आ गई कि सर अपन मेरे पास दो कक्षक है, एक तो मेरे पास कक्षक है 4s और एक कक्षक है सर मेरे पास 3d। मेरे पास ये 2 कक्षक है सर, मेरे को इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। एक परमाणु की बात है सर, ये परमाणु में 2 कक्षक अवेलेबल है मेरे पास। सर इलेक्ट्रॉन पहले कौन से कक्षक में जाएगा? इस कक्षक
को चूज करने के लिए कि पहले इलेक्ट्रॉन कौन से में जाए, n+l रूल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे कि जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम हो वह पहले पर आ जाएगा। यानी कि 4s और 3d में अपने n+l यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। कौन सी संख्याओं को? क्वांटम संख्याओं को, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को और द्विघात क्वांटम संख्या को। जैसे कि 4s, सर 4s के लिए n का मान कितना होता है? 4 होता है मुख्य क्वांटम संख्या का। और s कक्षक के लिए l का मान कितना होता है? सर l का मान तो 0 है ना। तो 4 + 0 = 4, यानी कि सर n+l का मान 4s के लिए क्या आया? 4। ठीक है सर 3d के लिए निकालो। 3d के लिए n का मान होता है 3 और l का मान होता है 2। 3 + 2 किया तो 5। अब सर ये इसी के लिए तो आप बात कर रहे थे यहाँ पे कि 4s में पहले जाएगा कि 3d में पहले जाएगा। सर ये एग्जांपल आपने कर तो रखा है, इसमें n+l का मान किसका कम है? सर इसमें तो 4s का कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s में जाएगा। आगे पढ़िए, यदि n+l का मान बराबर हो सकता है कि दो कक्षकों के लिए n+l का मान सेम आ जाए, क्योंकि क्वांटम संख्याएं हैं और क्वांटम संख्याएं अलग अलग होती है तो हो सकता है कि इनका कॉम्बिनेशन जब करें, n+l का जब योग करें अपने, तो योग हो सकता है कि समान आ जाए। तो सर अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, अरे आएगी, देखो क्यों नहीं आएगी, 4p और 3d। सर n+l 4 + 1 5, सर 3d 3 + 2 5। अरे सर 4p और 3d के लिए तो सेम आ गया। आप अभी तो बोल रहे थे कि जिसके लिए n+l का मान कम होगा वो पहला भरा जाएगा। सर यहाँ पे तो दोनों के मान क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो सर अब क्या करें? अरे यही तो बता रखा है कि जब मान बराबर हो तो जिस कक्षक के n का मान कम हो वह पहले भरा जाएगा। इन दोनों में देखिए 4p में n का मान 4 है, जबकि 3d n का मान क्या है? 3 है। तो कम किसका हुआ? सर 3d का हुआ। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? सर 3d में भरा जाएगा। समझ गए मेरी बात को कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3d में जाएगा। जाना 4p और 3d के बीच में है, पहले कौन से में जाएगा इसके लिए बात थी। तो n का मान कम होना चाहिए जब n+l बराबर हो, और अगर बात करें n+l बराबर नहीं हो तो जिसके n+l का मान कम हो उसमें पहले जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। तो फिर ये क्या था? अरे ये तरीका था कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे? सबसे पहले 1s में, 1s के बाद में 2s में, 2s के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में, 2p के बाद में 3s में, 3s के बाद में 3p में। सर ये क्या हुआ? 3p के बाद में आपने तो 4s दिखा रखा है, 3p के बाद में तो 3d आना चाहिए था। जैसे यहाँ जा रहे हो आप 1s 2s 2p 3s, तो 3p 3d नहीं। यहाँ पे क्या होगा? 4s और 3d की जब मैं बात करूं तो 4s के n+l का मान कम होगा, कंपेयर करें जब किसके साथ? 3d के साथ। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s, फिर 3d, फिर 3p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s। इस प्रकार से ये क्रम चलता जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जब भरा जाएगा? जो इस खेल में पहले आएगा, जो इस खेल में पहले आएगा। जैसे यहाँ पे बात करूं मैं, पहले इलेक्ट्रॉन 5f में भरा जाए या फिर 7s में भरा जाए? पहले इलेक्ट्रॉन 7s में भरा जाएगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 5f में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यही अपना ये तीनों नियम कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ते हैं कि एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होता है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, क्लोरीन की बात करूं तो कैसे होगा, Fe की बात करूं तो कैसे होगा, अर्धपूरित कक्षक कब स्थायी होते हैं, पूर्ण कक्षक कैसे स्थायी होते हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट अपने क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए